वेलकम बैक व्यूअर्स। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने जो ओवरहेड लाइन में जो मटेरियल्स काम आते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, जैसे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, लाइन सपोर्ट्स, क्रॉस आर्म्स, अर्थ वायर इत्यादि। आज हम एक ओवरहेड लाइन के जो स्ट्रिंग इंसुलेटर होता है उसमें वोल्टता का वितरण किस प्रकार होता है, उसके लिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी का सूत्र स्थापित करेंगे और इस स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक जो सस्पेंशन इंसुलेटर होता है वो कई पोर्सिलिन की डिस्क को श्रेणी क्रम में जोड़कर बना होता है और दो डिस्क के बीच में एक मेटेलिक लिंक होती है। अब ऐसी स्थिति में जब ये स्ट्रिंग टावर से सपोर्टेड है तो दो कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करते हैं। पहला तो दो पिन के बीच का और दूसरा पिन और अर्थ टावर के बीच में। यहाँ हम एक 3 डिस्क स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर देख रहे हैं। इसमें प्रत्येक पोर्सिलिन डिस्क जो है वो दो मेटेलिक लिंक के बीच में उपस्थित होती है और ये एक कैपेसिटर बनाता है जिसे हम सेल्फ कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसे हम आगे कैपिटल C के रूप में लेकर चलेंगे। दूसरा एयर कैपेसिटेंस जो एग्जिस्ट करता है अर्थ टावर और मेटल लिंक के बीच में, इसे हम शंट कैपेसिटेंस कहते हैं तथा इसे हम जो डेरिवेशन करेंगे उसमें C1 लेकर चलेंगे। अब यहाँ हमने माना है कि C1 बराबर K इंटू C, K एक कांस्टेंट है। अब जो 3 डिस्क इंसुलेटर्स हैं उनके कारण 3 सेल्फ कैपेसिटेंस। अब चूंकि डिस्क जो है वो एक समान होती है इसलिए उनके कैपेसिटेंस का मान भी समान रहेगा। इसलिए हमने जो 3 कैपेसिटर लगाए हैं C मान के, वो इन डिस्क के सेल्फ कैपेसिटेंस हैं। अब इन जो इंसुलेटर स्ट्रिंग है वो टावर से समान दूरी पर है। ऐसी स्थिति में जो शंट कैपेसिटेंस होंगे जो कि अर्थ टावर और लिंक के बीच में हैं, जिसे हम C1 से डिनोट कर रहे हैं, उनके मान भी जो 3 जगह जहाँ लिंक है वहाँ पर से जुड़े हुए होंगे, उस लिंक के बीच और टावर के बीच। अब यहाँ पर हमने जो विभिन्न कैपेसिटेंस हैं उनमें धाराएं मानी हैं। जो कंडक्टर के नियरेस्ट डिस्क है उसके अंदर धारा कैपिटल I3 तथा उससे संबंधित शंट कैपेसिटेंस में स्मॉल I3। इसी प्रकार जो बी बिंदु है
उस पर सेल्फ कैपेसिटेंस में कैपिटल I2 तथा शंट कैपेसिटेंस में स्मॉल I2। इसी तरह टावर के सबसे नज़दीक डिस्क पर I1, कैपिटल I1 एंड स्मॉल I1। अब हम बिंदु A पर किरचॉफ के धारा नियम को लगाकर नोड जो A है, तो किरचॉफ के धारा नियम से हमें क्या प्राप्त होगा? कैपिटल I2 ये इनकमिंग करंट है और कैपिटल I1 और स्मॉल I1 आउटगोइंग करंट है इस नोड पे। तो I2 बराबर I1 प्लस I1। अब यहाँ पे देखिए कि जो धारा I2 है उसका मान किसके बराबर होगा? इसके पार्श्व में कितना वोल्टेज है? V2। कैपेसिटेंस का मान क्या है? C। तो V2 इंटू ओमेगा C। बेसिकली करंट क्या होगी? V2 अपॉन XC, और जब XC का मान है 1 अपॉन ओमेगा C, तो V2 इंटू ओमेगा C। इसी तरह से I1 का मान, I1 धारा के पार्श्व कैपेसिटर के पार्श्व में वोल्टता है V1, इसलिए V1 इंटू ओमेगा C। स्मॉल I1 धारा जो है वो है कैपेसिटर C1 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो जो अर्धड टावर है उसके और A बिंदु के बीच में कितना वोल्टेज है? V1। तो V1 इंटू ओमेगा, अब C1 का मान हमने क्या माना है? KC, तो KC। इस तरह में जब इसको हम सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा V2 बराबर 1 प्लस K इंटू V1। तो हमें V2 का मान प्राप्त हुआ V1 की टर्म्स में। अब हम V3 का मान निकालेंगे V1 की टर्म्स में। उसके लिए हम B बिंदु पर किरचॉफ के धारा नियम को लगाएंगे। तो नोड B पर कैपिटल I3 बराबर कैपिटल I2 प्लस स्मॉल I2। अगेन I3 का मान V3 इंटू ओमेगा C, कैपिटल I2 का मान V2 इंटू ओमेगा C। अब स्मॉल I2 जो है वो है बिंदु B और अर्थ टावर के बीच में कैपेसिटेंस। तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, अर्थ टावर का मतलब है, आप जो ये रेड जो दिखा रखा है वो अर्थ टावर है। तो आप ऊपर देखो, वहाँ से और B बिंदु के बीच का वोल्टेज क्या है? V1 प्लस V2। तो इसलिए स्मॉल I2 का मान V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा। चूँकि कैपेसिटेंस का मान C1 है, C1 बराबर KC, तो V2 प्लस V1 ओमेगा KC। यहाँ से V3 बराबर V2 प्लस V1 प्लस V2 इंटू K, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे और V2 का मान V1 की टर्म में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा V3 बराबर V1 इंटू 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। अब जो वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर और अर्थ टावर अर्थात कैपिटल V का मान होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 बराबर को V1 की फॉर्म में रखेंगे, V2 बराबर 1 प्लस K इंटू V1 तथा V3 बराबर V1 इंटू 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। तो हमें प्राप्त होगा कि कैपिटल B बराबर V1 इंटू 3 प्लस 4K प्लस K स्क्वायर। अब जो हमने V1 का मान तो V1 की टर्म में रखेंगे, V2 बराबर किसके था? 1 प्लस K इंटू V1, या V1 बराबर V2 अपॉन 1 प्लस K। इसी तरह से V3 बराबर 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर इंटू V1, या V1 बराबर V3 अपॉन 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। तो V1 के तीनों मानों को बराबर करने पर V1 बराबर V2 अपॉन 1 प्लस K बराबर V3 अपॉन 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने तीनों जो वोल्टेज हैं इनके अंदर
आपस में क्या संबंध होगा वो निकाला है। अब हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी कहलाती है वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, यानी चालक के सबसे नज़दीक जो डिस्क है उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है। यहाँ पे हमने 3 डिस्क इंसुलेटर लिया है, तो तीसरा अर्थात बी और सी के बीच में लगा हुआ है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V3। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो जाएगी कैपिटल V अपॉन 3 इंटू V3 इंटू 100। अब स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मान हमें अधिक से अधिक रखना है ताकि तीनों जो डिस्क है उसके अक्रॉस वोल्टेज का मान लगभग बराबर आ जाए, अर्थात तीनों के अक्रॉस वोल्टेज स्ट्रेस समान रहे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि ऊपर आप सूत्र में देखोगे तो V1 बराबर V2 अपॉन 1 प्लस के बराबर V3 अपॉन 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर। यदि K का मान 0 हो जाए तो ऐसी स्थिति में V1 बराबर V2 अपॉन 1 बराबर V3 अपॉन 1, यानी V1 बराबर V2 बराबर V3 हो जाएंगे। तो इसलिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी को अधिक से अधिक रखने के लिए हमें K का मान कम से कम रखना है। अब इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म। जैसे ही आपने क्रॉस आर्म को बढ़ा लिया, अर्थात टावर से उसकी दूरी बढ़ा दी, तो सस्पेंशन जो इंसुलेटर्स हैं वो क्या होंगे, टावर से दूर होंगे। जब टावर से दूर होंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गई। अब जब डिस्टेंस ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में C1 का मान क्या हो जाएगा, कम। और जब C1 का मान कम होगा तो K का मान कम हो जाएगा, और K का मान कम होगा जैसे जैसे K 0 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे तीनों डिस्क के क्रॉस वोल्टेज लगभग बराबर आ जाएगी। सेकंड मेथड है ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर की ग्रेडिंग, डिस्क की ग्रेडिंग किस तरह करेगी कि जो नियरेस्ट है कंडक्टर के जो डिस्क, वो अलग कैपेसिटेंस की, जैसे जैसे कंडक्टर से दूर चलते जाएंगे वैसे वैसे डिस्क का कैपेसिटेंस भी बदलता रहे। इस तरह से हम ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर डिस्क करके हम तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल लगभग बराबर कर सकते हैं। जो तीसरा मेथड है बाय यूजिंग ए गार्ड और ग्रेडिंग रिंग, जिसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है, क्योंकि लॉन्गर क्रॉस आर्म के लिए हमें टावर का स्ट्रक्चर हैवी चाहिएगा। इंसुलेटर की ग्रेडिंग के अंदर हमें एक ही इंसुलेटर के अंदर अदर साइज़ की या डिफरेंट साइज़ की इंसुलेटर डिस्क लगानी पड़ेगी। अब गार्ड रिंग की वजह से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक कैपेसिटेंस और एग्जिस्टेंस में आता है, और वो कैपेसिटेंस, ये जो नोड है, इस पर जो शंट कैपेसिटेंस के कारण धारा प्रवाहित हो रही है उसके विपरीत यहाँ पर ये धारा को उस नोड पर भेजता है। ऐसी स्थिति में ये दोनों स्मॉल I2 और I2 डैश, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और धारा का मान समान रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो पोटेंशियल्स हैं जो तीनों डिस्क के अक्रॉस, वो लगभग बराबर होते हैं। तो कई बार हमने देखा है कि जो इंसुलेटर स्क्रीन होती है उसके नीचे एक राउंड रिंग होती है, जिसे ही हम गार्ड या ग्रेडिंग रिंग कहते हैं। तो आज हमने एक स्ट्रिंग इंसुलेटर में
वोल्टता का वितरण किस प्रकार होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है, इसका सूत्र कैसे निकालेंगे तथा साथ ही स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं और उनमें से कौन सा मेथड सर्वाधिक रूप से काम आता है, इसके बारे में अध्ययन किया है। अगले लेक्चर्स में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।